हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज आप लोग देख रहे होंगे और थोड़ा सा शॉकिंग में भी हो गए यार, आज दो सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यार एक वादा मैंने आपसे किया था कि देखो 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है ना, उनको पता है कि यार मैथ्स ऑलरेडी मैं ही पढ़ा रहा हूं, बायोलॉजी ऑलरेडी मैं ही पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो यार बहुत ज्यादा लोड हो गया है। फिजिक्स के लिए संजीव सर है हमारे पास और मैथ्स पार्ट 2 नौशाद सर ले रहे हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यार जो अभिषेक सर है, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत बार लाइव सेशन में आपने देखा होगा, अभिषेक सर 12th स्टैंडर्ड को बायो ऑलरेडी पढ़ा रहे और नेक्स्ट ईयर जब आप बायो पढ़ोगे 12th में जाके तो ऑलरेडी अभिषेक सर से ही पढ़ लोगे। तो हमने डिसाइड किया 11th के बायो के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जो बीच बीच में के जो चैप्टर्स है वो अभिषेक सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये आज लेकर आए हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों सेल डिवीजन, चैप्टर नंबर 7 जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो वो आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं। तो जिस प्रकार मुझे आप प्यार देते हो उस प्रकार अभिषेक सर को भी सपोर्ट करो और एक बार टीचिंग पढ़ के देखो। ऐसे आप डिसाइड मत करो, पहले एक बार लेक्चर पूरा देखो, टीचिंग मेथोडोलॉजी समझो, फिर आपको मजा आएगा यार कितना डीप मीनिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बाकी लेक्चर्स तो कंटिन्यूस मिल ही रहे हैं, मेरे लेक्चर्स भी बीच बीच में आ ही रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तो अभी मैं माइक दे रहा हूं अभिषेक सर को, अभिषेक सर अच्छे से लेक्चर लेंगे, तो ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो अभिषेक सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। पहले लगा लेता हूँ इसको मैं। ओके, सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो बच्चों कैसे हो और आप सभी लोग, आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 11th स्टैंडर्ड का एक लेसन जिसका नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर सेल डिवीजन स्टार्ट करो, सेल डिवीजन स्टार्ट करो, तो आज हम लोग ने सेल डिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन में कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं और आपको कैसे कैसे चीजों को फॉलो करना है, आपको कैसे आंसर लिखना है, सब कुछ आपको आज समझ में आएगा। इस वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो तो ज्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं होगी। एक बात आपको बताना चाहता हूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे नोट्स आएंगे आपके लिए, क्विजेस आएंगे, टेस्ट आएंगे, तो उसे भी डाउनलोड करके जरूर से रख लो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन, आप मेरे से बातें करना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा लेसन। ठीक है, 7th लेसन जिसका नाम है सेल डिवीजन। बहुत ही प्यारा सा लेसन है, बहुत ही छोटा सा लेसन है, इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि देखो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, अगर मैं मेरी बात करूं या फिर इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, वो सब कुछ, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। तो आज हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज्यादा सेल है। जैसे मैं एक मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल हूं, आप एक मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल है, सही है, मतलब आपके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो बहुत सारे सेल्स बने कैसे? ठीक है, वो बहुत सारे सेल्स कैसे फॉर्म हुए? तो आप लोग ने पढ़ा होगा, देखो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन वाला लेसन पढ़ा होगा, बहुत मजेदार लेसन था। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि एक मेल का गैमेट आता है। ठीक है, एक मेल का गैमेट आता है जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, सही बात है। ठीक है, एक फीमेल का गैमेट आता है जिसे हम लोग एग कहते हैं, सही बात है। ठीक है, एक मेल का गैमेट आया जिसे मैंने क्या कहा? स्पर्म कहा। एक फीमेल का गैमेट आया जिसे मैंने क्या कहा? एग कहा। जैसे ही ये दोनों यूनाइट होते हैं, जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होता था, यहां पे एक सिंगल सेल बन जाता था जिसे मैं क्या कहता हूं? जाइगोट। जिसे मैं क्या कहता हूं? जाइगोट। अब इसी एक जाइगोट से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है, सही बात है। ठीक है, इस एक सेल से, ये जो एक सेल है, इस एक सेल से आगे चल के एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक कंप्लीट एक बेबी फॉर्म होगा। तो वो कैसे फॉर्म हुआ भैया? ये सेल डिवाइड होगा ना, जब ये एक सेल आगे चल के डिवाइड होगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम डिवाइड होगा, तभी तो आगे जाकर, ठीक है, तभी तो आगे जाकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसी सेल डिवीजन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप आगे चल के 12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके आगे भी अगर आप 12th में उसके आगे भी अगर आप बायोलॉजी कंसीव करना चाहते हो, तो आपके लिए सेल डिवीजन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सुनो, इसका इंट्रोडक्शन सुन लो। तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के सेल होते हैं। जो सबसे पहला सेल है उसे मैं कहता हूं लेबाइल सेल।
ठीक है, उसे मैं क्या कहता हूं, लेबाइल सेल। अब लेबाइल सेल उन सेल्स को कहा जाता है जो कंटिन्यू डिवीजन करते रहते हैं, कंटिन्यू डिवीजन करते रहते हैं। आपको पता है आपकी जो ये बॉडी है, ठीक है, ये डेड सेल से बनी हुई है। बॉडी की जो ऊपर वाली कवरिंग है जिसे एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, एपिकार्डियम बोलते हैं, वो किससे बनी हुई है, एक डेड सेल से बनी हुई है। तो ये डेड सेल्स हमेशा गिरते रहते हैं और आपकी स्किन नए नए सेल्स क्या करती रहती है, फॉर्म करती रहती है। फिर अगर आपने सुना होगा आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ स्पैन होती है, उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 120 साल की होती है। सॉरी 120 साल बोल दिया, 120 डेज की होती है, सिर्फ 120 दिन की होती है। इसका मतलब हर 120 दिन में, ठीक है, हर 120 दिन में एक नया आरबीसी बनाने की जरूरत पड़ेगी हमारे बॉडी को। सही बात है, मतलब कुछ जगह पे, ठीक है, कुछ जगह पे हमारे बॉडी में कंटिन्यू सेल डिवीजन चलता ही रहता है। ठीक है, आरबीसी कहां पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये आप बस सुन लो, ठीक है, आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लेबाइल सेल्स। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लेबाइल सेल्स। कौन कौन से लेबाइल सेल्स हो सकते हैं, हम लोग लेबाइल सेल्स में स्किन को डाल सकते हैं। ठीक है, लेबाइल सेल्स में किसको डाल सकता हूं मैं, स्किन को डाल सकता हूं। फिर मैं बात कर सकता हूं आरबीसीज की, ठीक है, आरबीसीज की बात कर सकता हूं। फिर हमारे रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में सिर्फ आरबीसी नहीं और भी बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। फिर साथ साथ कभी अगर आपको गलती से चोट लग गई, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं आपको चोट लगे, लेकिन गलती से अगर आपको कभी चोट लग गई तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वहां पे एक नए सेल्स आ जाते हैं और वो जो चोट लगे, मतलब जो खराब सेल है वो वहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो वहां पे भी नए सेल्स का फॉर्मेशन हुआ ना। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूं जो दूसरा टाइप है, ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है, दैट इज एक और टाइप है। देखो ये होता है नॉर्मल लेबाइल सेल, दूसरा टाइप होता है स्टेबल सेल। ठीक है, दूसरा कौन सा सेल होता है, स्टेबल सेल। मतलब ये एक ऐसे सेल्स है, देखो ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं, ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड नहीं करेंगे। जब कभी आपको आपकी बॉडी को नीड होगा तभी ये सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हमेशा डिवीजन नहीं होगा, लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर नीड होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सेल खराब हो गए तब ये डिवीजन करेंगे, वरना ये डिवीजन नहीं करते। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल सेल। इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल लिवर। ठीक है, आप एग्जांपल लिख सकते हो लिवर। जैसे लिवर के अगर कोई सेल्स डैमेज हो गए तो वापस वहां पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली लिवर के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, किडनी बोल सकते हो, किडनी के सेल्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, दे आर स्टेबल सेल्स, मतलब वो हमेशा सेल डिवीजन नहीं करेंगे, जब उनकी जरूरत होगी। ठीक है, उनका कोई अगर सेल खराब हो जाएगा तभी वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे। ठीक है, और हमारा जो थर्ड टाइप है, दैट इज लास्ट टाइप, इट इज परमानेंट सेल। कौन सा सेल है ये, परमानेंट सेल। ठीक है, परमानेंट वो सेल्स होते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ऐसे सेल्स जो कभी भी डिवाइड नहीं होते, चाहे नीड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट सेल। ठीक है, कौन कौन से परमानेंट सेल्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो परमानेंट होते हैं, वो कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, वो कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को भी, वो सेल्स भी कभी भी डिवीजन नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो तीन टाइप के सेल समझ में आ गए, याद रिवाइज करो मेरे साथ। सबसे पहला लेबाइल सेल। लेबाइल सेल वो सेल है जो हमेशा कंटिन्यू डिवीजन करता रहता है, उसको जिंदगी में और कोई काम नहीं है। ठीक है, और मैं बात करूं दूसरा कौन सा सेल है, स्टेबल सेल है। मतलब जब उसको जरूरत होगी, ठीक है, जब उसको नीड होगी तभी वो क्या होगा, डिवाइड होगा, और जब उसको जरूरत नहीं होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल, एक जगह पे पड़ा रहेगा, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरा होता है परमानेंट सेल, जो कतई, ठीक है, जो हमेशा मना कर देता है कि भैया मुझे डिवीजन नहीं करना है, चाहे मैं डैमेज हो जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, सो ये तीन टाइप के सेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मली हमारे सेल साइकिल के बारे में, कि एक सेल साइकिल कैसे चलती है। सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन हमारी। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, कि एक सेल है, बहुत खुश, क्यों खुश है, क्योंकि इसको आज डिवीजन करने का मौका मिला है। तो ये डिवाइड होगा दो टाइप के सेल में। ठीक है, ये कितने सेल में डिवाइड होगा, दो सेल में। एक सेल दो डॉटर सेल बनाएगा, फिर यही सेल आगे चल के वापस डिवाइड हो जाएगा दो सेल में। ठीक है, यहाँ पे वापस दो सेल आ गए, सही है, फिर ये वापस दो सेल आ जाए। समझ रहे हो? तो मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब एक सेल डिवाइड हुआ, फिर ये साइकिल वापस चलेगी, फिर वही सेल वापस डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? सो इसी साइक्लिक प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, सेल साइकिल। सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल की जिंदगी में, ठीक है, सेल्स की जिंदगी में जब
जब उसको डिवीजन करना रहता है तो उसके बॉडी के अंदर जो भी सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। उसी को मैं क्या कहता हूं, सेल साइकिल कहता हूं। तो आ जाओ सेल साइकिल के कुछ डिवीजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो सेल साइकिल दो फेस में डिवाइड होता है। ठीक है, सेल साइकिल कितने फेस में डिवाइड हो रहा है, दो फेस में डिवाइड हो रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर लेने तो आप बोलोगे सर सेम सेम कलर आप यूज कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। तो देखो सेल साइकिल दो फेस में डिवाइड होगा। एक होगा प्रिपरेशन फेस। प्रिपरेशन फेस मतलब क्या है कि सेल प्रिपेयर होगा। ठीक है, सेल क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और एक होगा एक्चुअल डिवीजन, जहां पे एक्चुअली डिवाइड करेगा सेल। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? मतलब जैसे आप खुद का एग्जांपल ले लो, आप साल भर प्रिपेयर करते हो, साल भर पढ़ाई करते हो, साल भर पढ़ाई करते हो एक 2 घंटे की एग्जाम देने के लिए। ठीक है, 2 घंटे या 3 घंटे की एक एग्जाम देने के लिए आप पूरे साल क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। वैसे ही ये सेल भी है। ठीक है, वैसे ही ये सेल भी है। एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है टोटल 24 आवर में। ठीक है, एक सेल साइकिल कितने घंटे में कंप्लीट होती है, टोटल 24 आवर में। सो इस 24 आवर में 24 आवर्स में से 23 आवर्स, ठीक है, 23 आवर्स ये सेल सिर्फ और सिर्फ किसमें लेता है, प्रिपरेशन फेज में, मतलब खुद को प्रिपेयर करने में लगता है। ठीक है, खुद को प्रिपेयर करता है। और लास्ट 1 आवर में, ठीक है, लास्ट 1 घंटे में वो क्या करता है, एक्चुअल डिवीजन करता है। समझ में आई बात? ठीक है, इस प्रिपरेशन फेज को क्या कहते हैं, इस प्रिपरेशन को फेज को कहते हैं हम लोग इंटरफेस। ठीक है, इस प्रिपरेशन फेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन फेज को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरफेस, जहां पे सेल प्रिपेयर हो रहा है डिवाइड होने के लिए। और अगर मैं बात करूं एक्चुअल डिवीजन की तो उसे हम लोग कहते हैं एम फेज। ठीक है, उसे मैं क्या कहता हूं, एम फेज। समझ में आ रही है बात? तो 2 फेज हम लोग ने समझ में गए कि सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, जिसको मैं क्या कहता हूं, प्रिपरेशन फेज, मतलब जिसके अंदर सेल क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है, सेल खुद को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा डिवीजन करने के लिए। और दूसरा फेज क्या होगा, एम फेज, जिसमें क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, इंटरफेज कितने टाइम चलेगा, 23 आवर्स। ठीक है, 23 आवर्स मतलब 24 घंटे एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में लगते हैं। उसमें से 23 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, इंटरफेस चलता है। और 1 घंटे में क्या होती है, एक्चुअल डिवीजन यानी एम फेज चलता है। समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमें पढ़ना है कि इंटरफेस में क्या क्या होता है। तो आओ देख लो, लिख लो इंटरफेस। अब ये इंटरफेस आगे चल के वापस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये इंटरफेस आगे चल के वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसको हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें समझते हैं। ओ गलत हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लिया जाए और यहां पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, एक पाई चार्ट है जिसमें हम लोग समझेंगे कि कितना फेस कौन कौन सा होता है। तो मैंने क्या बोला कि 24 घंटे में से 23 घंटे क्या लग रहा है, इंटरफेस के लिए लग रहा है। मतलब 95% चीजें क्या हो रही है, इंटरफेस में हो रही है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, तो ये पूरा का पूरा 95%, ठीक है, पूरा का पूरा 95% क्या है, इंटरफेस है। कौन सा फेस है, ये इंटरफेस। समझ में आ रही बात? और ये जो बचा हुआ 5% है, ये क्या है, एम फेस। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये पूरा 5% क्या है, एम फेस। अब हमारा जो इंटरफेस है उसको भी हम लोग ने 3 फेसेस में डिवाइड किया। ठीक है, हमारे इंटरफेस को भी हम लोग ने क्या किया है, 3 फेसेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से ये 3 फेस है? इट इज, सबसे पहला है हमारा G1 फेस। ठीक है, G1 फेस। दूसरा है S फेस और अवर थर्ड इज G2 फेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है G1 फेस। ठीक है, जी को हम लोग बोलते हैं गैप फेस। ठीक है, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप फेस। ठीक है, एस हमारा है सिंथेटिक फेस और लास्ट हमारा जो G2 फेस है वो भी क्या है, गैप फेस। तो गैप फेस 1 और गैप फेस 2। ठीक है, समझ में आ रही है? सो G1 फेस हम लोग सब पढ़ेंगे। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ एकदम इजी है, बस आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैं आपको अभी सब कुछ समझा दूंगा कि G1 फेस में क्या होता है, S फेस में क्या होता है, G2 फेस में क्या होता है, एकदम हलवा लगेगा आप लोग को। ठीक है, कुछ एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। तो देखो बस इतना समझ लो कि इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने स्टेप्स है इंटरफेस के, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला कौन सा स्टेप होगा, G1 फेस। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा फेस होगा, S फेस, और लास्ट हमारा कौन सा फेस होगा, G2 फेस। G का मतलब होता है गैप फेस। ठीक है, G का मतलब होता है गैप और S का मतलब होता है सिंथेटिक। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो, अगर मुझे इस
तीनों फेस को यहां पे ड्रॉ करना है तो मैं इस इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, तो हो गया मेरा इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में। तो सबसे पहला फेस क्या होता है, G1 फेस, ठीक है, दूसरा फेस क्या होता है, S फेस, और तीसरा फेस क्या होता है, G2 फेस। तो आप देखो आपको समझ में आ गया होगा G को हम लोग गैप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि S फेस में और M फेस के बीच का गैप है ये, ठीक है, मतलब अगर आपको M फेस से F फेस जाना तो उसके बीच में एक गैप प्रेजेंट है, फिर अगर आपको S से M में जाना तो उसके बीच में दूसरा गैप प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे दो गैप प्रेजेंट है, यानी G1 और G2, और उसके बीच में एक फेस आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, S फेस। इतनी बातें क्लियर है? तो इंटरफेस समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया? एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लो कि सेल साइकिल मतलब क्या, पूरा डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, एक सेल साइकिल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंटरफेस जिसके अंदर प्रिपरेशन होने वाला है, दूसरा क्या है, एम फेस जिसके अंदर एक्चुअल डिवीजन होने वाला है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे रिडक्शन। प्रिपरेशन होने में कितना समय लगता है, 23 आवर्स लगता है, और 1 घंटे में क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन हो जाता है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो जो इंटरफेस है, जो सबसे लंबा फेस है, यानी 23 आवर्स वाला, वो आप आगे जाके 3 फेस में डिवाइड हो चुका है। एक है G2 फेस, सॉरी एक है G1 फेस, फिर उसके बाद S फेस, और उसके बाद G2 फेस। G1 फेस, S फेस और G2 फेस। इतनी बातें क्लियर है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। इतना क्लियर है? तो आओ हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा सा जानना है हम लोग को कि G1 फेस में क्या होता है, S फेस में क्या होता है और G2 फेस में क्या होता है, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे अपने M1 फेस की तरफ, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है? तो आओ हम लोग देखते हैं सबसे पहले G1 फेस में क्या होता है। कुछ ज्यादा नहीं है, इसके अंदर मेनली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। देखो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे चल के हम लोग को डीएनए को 2 पार्ट में बांटना है। देखो क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, और डीएनए के ऊपर क्या लिपटा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रोटीन की जरूरत है भैया डिवीजन के लिए। क्यों डिवीजन करना है, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब यहां से मैं 2 सेल बना रहा हूं, तो इसमें भी 46 डालना है, इसमें भी 46 डालना है। तो पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर मैं क्या करूं, जब तक ये सिंगल क्रोमोसोम दो में जा नहीं सकता, अगर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये इसमें चला जाएगा, तो यही 46 हो गए। दूसरा क्या देखेगा, ठीक है, तो रोएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्रोमोसोम को डबल करना पड़ेगा, ठीक है, इस क्रोमोसोम को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसका जो डीएनए है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए, और ये कहां पे होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होता है, ये होता है एस फेस में, अभी पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। तो G1 फेस समझ में आ गया, G1 फेस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पे सेल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, सेल साइज इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, एक सेल के अंदर वैक्यूल्स हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, गोल्जी एपरेटस हो सकते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़े सारे टाइप के क्या होते हैं, अपना सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो जब आपको एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, ठीक है, एक सेल से आपको 2 सेल बनाने हैं, तो आप सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज को भी तो डिवाइड करोगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज को भी डिवाइड करोगे तभी वो जाएंगे, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, सही है, दोनों को बराबर बराबर देना है ना। फॉर एग्जांपल ये एक फादर है, ठीक है, ये एक किसी के फादर है और इसके 2 बेटे, ठीक है, ये एक सन है और ये एक सन है। तो अगर उसे 2 अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद देनी है, ठीक है, तो उसको आधा आधा देगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा और इसको कुछ नहीं है तो देखता रह जाएगा, ऐसा नहीं है ना, मुझे दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया देना है। इसका मतलब पहले मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करने गया, यानी सारे सेल ऑर्गेनेलीज को डबल करने गया, तो सेल का साइज भी तो बढ़ा चाहिए। छोटे से सेल में उतने ही सेल में सारे चीजें आ जाएंगी क्या, डबल डबल नहीं, तो सेल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली ठीक है, आर रेप्लिकेट, मतलब ठीक है, G1 फेस में मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो रेप्लिकेट हो जाती है। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब मैंने अभी आप लोग को समझाया कि जैसे
अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे जितने भी सेल के अंदर चीजें होती हैं वो रेप्लिकेट हो जाती है किसके अंदर, मोस्ट ऑफ द किसके अंदर हो जाती है, जीवन फेस में। ठीक है, कुछ नहीं होती, कुछ कौन कौन सी नहीं होती मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो दूसरे फेसेस में रेप्लिकेट होंगी, लेकिन ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो कहां रेप्लिकेट हो जाएंगी, हमारे जीवन फेस में। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया जीवन फेस। ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं हुआ, दो ही चीज, तीन चीज हुई। एक हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे मुझे चल के डीएनए रेप्लिकेट करना है। फिर अगला सेल साइकिल इंक्रीज करना है। ठीक है, सेल्स का साइज इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि मुझे डबल डबल कंपोनेंट रखने ना, इसके अंदर हर चीज डबल डबल करनी है, तो सेल का साइज भी तो बड़ा चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज क्या करना है, रेप्लिकेट कर लेना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब क्या, डबल डबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को मुझे क्या देना है, इक्वल इक्वल देना है। समझ में आ गया, इतना ही है G2 फेस, जीवन फेस। ठीक है, जीवन फेस इतना ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस फेस की, तो एस फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस, इसको मार्क कर लो जरा। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, देखो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। अब मुझे अगर, ठीक है, अब मुझे दो सेल बनाने हैं तो मुझे दोनों सेल्स को इक्वल इक्वल क्रोमोसोम देने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों सेल को क्या देने पड़ेंगे, इक्वल इक्वल क्रोमोसोम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे एक और क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है पता है, क्रोमोसोम नहीं बनाती। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ाती, जो डीएनए का मास है वो डबल कर देती है। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो क्रोमोसोम किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेंट्रोमियर के ऊपर। ये इसके बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ सेंट्रोमियर। थोड़ा सा ऊपर हो गया, लिख लिया, चलेगा, ध्यान देख लेना। सो इट इज अ सेंट्रोमियर। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर कैसे पता करना है आप लोग को, जितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उतने क्रोमोसोम के नंबर। कभी भी आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख के क्रोमोसोम का नंबर नहीं डिसाइड करोगे, उसके सेंट्रोमियर को देख के उसका नंबर डिसाइड करोगे। तो होता क्या है, स्पेस में कुछ डीएनए आएंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए यहां पे एक्स्ट्रा डीएनए बन जाता है, यहां पे एक डीएनए आ जाता है और यहां पे एक डीएनए आ जाता है। फिर इसके पहले जीवन वाले फेस में क्या हुआ था, प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहां पे एक प्रोटीन का कोट लग जाएगा और यहां पे भी एक प्रोटीन का क्या लग जाएगा, कोट लग जाएगा। आप देख रहे हो एक ही सेंट्रोमियर पे दिख रहा है, एक ही सेंट्रोमियर पे अब दो अलग अलग क्या हो गए हैं, क्रोमोसोम। इसको क्रोमोसोम दो अलग अलग नहीं बोल सकते, ये सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस अलग अलग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, इस एक को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमैटिड। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अनदर क्रोमैटिड। अब इसे हम लोग क्रोमोसोम नहीं कह सकते, क्रोमोसोम बोलना अब गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम एक सिंगल सा सेल था, उसे हम लोग, सिंगल सा स्ट्रक्चर था, उसे हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे थे। अगर यहां पे भी इसको क्रोमोसोम बोलना है ना, तो आप इस दोनों को क्रोमोसोम बोल सकते हो। ठीक है, और ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच है। ठीक है, ये एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच है, इसलिए इनका नंबर नहीं बढ़ा। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़े, लेकिन जो डीएनए का मास है वो बढ़ गया। ठीक है, डीएनए का मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले डीएनए जो क्रोमोसोम है वो 2n थे। ठीक है, डिप्लॉयड थे, 2n थे। तो एस फेज के बाद, ठीक है, एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम है अभी भी क्या होंगे, वो 2n ही होंगे, मतलब क्रोमोसोम के नंबर नहीं इंक्रीज हुए। क्रोमोसोम का नंबर कैसे डिसाइड करना है आप लोग को, जो सेंट्रोमियर के नंबर से डिसाइड करना है, कितने सेंट्रोमियर है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो क्रोमैटिड है वो एक ही क्रोमोसोम, एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच है। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। समझा इतना, ठीक है। एक को हम लोग कहेंगे क्रोमैटिड, दूसरे को भी हम लोग क्या कहेंगे, मतलब सिंगल सिंगल को हम लोग क्रोमैटिड कहेंगे, और अगर आपको साथ में नाम पुकारना है दोनों को, तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। एक को क्रोमैटिड और दोनों को साथ में सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम डीएनए है, मतलब जो डीएनए इसके पास होगा सेम टू सेम डीएनए इसके पास होगा। ठीक है, जो जीन इसके पास होगा वही जीन क्या होगा, इसके पास भी होगा, मतलब ये रेप्लिका है। ठीक है, ये क्या है, टोटल रेप्लिका, क्लोन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इतने एकदम सेम टू सेम होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़े, बढ़ा क्या, बढ़ गया डीएनए का कंटेंट। मतलब अगर मैं डीएनए कंटेंट को सी से रिप्रेजेंट करूं, तो फॉर एग्जांपल सी से मतलब क्या है, ये डीएनए कंटेंट, डीएनए की क्वांटिटी बोल दो। ठीक है, तो सी मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल पहले सी था, ठीक है, एस फेज के बाद क्या हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, मतलब 2c, सॉरी n लिख दिया मैंने, गलत बात। ठीक है, तो 2c से क्या हो जाएगा, वो 4c हो जाएगा।
समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है इतना? सो ये है डीएनए रेप्लिकेशन। कौन से फेस में होता है? एस फेस में होता है। याद रख लो, दिमाग में छाप लो, ठीक है, कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस फेस में हो रहा है? एस फेस में हो रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन में कभी भी, ठीक है, कभी भी क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ाने हैं। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच रहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ये तो हो गया एक फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेलिज है, वो डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को जीवन फेस में बताया था, जीवन फेस को देखोगे तो मैंने यहां पे क्या लिखा था? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज, मतलब ज्यादातर सेल ऑर्गेनेलिज इसमें डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे इसमें डिवाइड नहीं होंगे। ज्यादातर सेल ऑर्गेनेलिज किसमें डिवाइड हो जाते हैं? जीवन फेस में। लेकिन एस फेस में एक दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज डिवाइड होता है जिसका क्या नाम है? सेंट्रोजोम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका कुछ ऐसा डिब्बा, एक खड़ा डिब्बा और एक रखा हुआ डिब्बा। हाँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग एम फेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ फाइबर वाइबर फेंकता रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे? क्रोमोसोम को टूटता है बीच में से क्रोमोसोम। समझेगा आप लोग को जब आप एम फेस यानी माइटोसिस मियोसिस पढ़ोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, एस फेस में सिर्फ इतना ही होता है। क्या हुआ? एक डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और दूसरा क्या हुआ? सेंट्रोजोम डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया? और इतना ही है, इतना ही है, समझ गया एस फेस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं G2 फेस की, ठीक है, G2 फेस में अगेन G2 फेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस करना है? क्योंकि आगे चल के जब आप एम फेस करोगे, इसके बाद एम फेस चालू हो जाएगा, तो जब आप एम फेस करोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन लगने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके वजह से मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रोटीन्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स इसके अंदर लगने वाले होते हैं, इसीलिए इसके अंदर भी क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखना है, G1 फेस में भी प्रोटीन सिंथेसिस और G2 फेस में भी प्रोटीन सिंथेसिस। फिर मैं बात करूं अगर सेकेंड और क्या होगा, तो इसके अंदर अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज डिवाइड हो रहे थे ना, उसमें से 2 सेल ऑर्गेनेलिज इस फेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज G1 में डिवाइड हुआ, सेंट्रोजोम जो था वो एस में डिवाइड हुआ, और 2 सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से? एक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। समझा? ठीक है, तो एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? रेप्लिकेट होते हैं। ये क्या होते हैं? रेप्लिकेट होते हैं। कौन से फेस में? G2 फेस में। मतलब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट G2 में, ठीक है, सेंट्रोजोम किस में होता है? एस फेस में। बाकी के बचे, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के बाकी के बचे जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे G1 फेस में होते हैं। ठीक है, तो समझ गया, G1 फेस में मोस्ट ऑफ द डिवीजन हो गया। एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, साथ ही साथ सेंट्रोजोम डिवाइड हो गया। और अगर मैं बात करूं G2 फेस की, तो G2 फेस में क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हो गए? डिवाइड हो गए। इतना ही होता है। ठीक है, इतना ही आप लोग को पढ़ना था। तो कुछ हार्ड था? कुछ नहीं हार्ड था, बिल्कुल फालतू में आप लोग डर रहे थे। कुछ हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं। तो समझ में आ गया, G1 फेस समझ में आ गया। व्हाट इज मीन बाय G1 फेस? क्या क्या हो गया बताओ, यहां पे वापस याद करो। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा यहां पे, सही बात है, ठीक है। और क्या होगा यहां पे? जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज है, ये मोस्ट वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ पे डिवाइड नहीं होते, लगभग सारे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज डिवाइड हो जाते हैं। अब हम लोग को पता चल गया ना कि कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ गया आप लोग को। एस फेस में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा क्या था? सेंट्रोजोम रेप्लिकेट होगा, ठीक है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्रोमैटिड मतलब सिस्टर क्रोमैटिड यानी क्रोमोसोम की बात हो रही है। सेंट्रोजोम क्या है? एक ऑर्गन है, समझ रहे हो, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या है? वो बीच वाला, क्रोमोसोम के जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। फिर G2 में क्या कहना है? G2 में भैया प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, पहला बात। और दूसरी बात क्या था इसके अंदर?
क्या था माइटोकॉन्ड्रिया, बोला करो मेरे साथ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, डिवाइड होते हैं या फिर रेप्लिकेट होते हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। समझ में आया इतना, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके जरा सा नोट डाउन कर लेना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फ्यूचर के लिए भी ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करेंगे एम फेस, लेकिन एम फेस से पहले एक और फेस दिया हुआ है, दैट इज जी नॉट फेस, ठीक है। जी नॉट फेस क्या होता है, जी और जीरो दिया होगा ना आपके बुक में, ऐसे डिड यू नो में लिखा होगा शायद, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों को सब आएगा, ठीक है। तो जी नॉट फेस क्या होता है, जी नॉट फेस, देखो ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, ये कभी भी सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दो, सबसे पहले कोई भी सेल को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले वो G1 फेस में आएगा, फिर G1 फेस से किस में एंटर करेगा, वो S फेस में, फिर S फेस से किस में एंटर करेगा, वो G2 फेज में। मेरे साथ साथ बोलो, सबसे पहला G1 फेज, फिर S फेज, फिर किस में एंटर करेगा, वो G2 फेज, फिर G2 फेज से किस में एंटर करेगा, वो M फेज, जिसके अंदर क्या होने वाली है, एक्चुअल रिडक्शन, एक्चुअल डिवीजन होने वाली है, ठीक है, दो सेल एक्चुअली में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। समझ में आ रही है बात। फिर इस वापस किसके अंदर एंटर करेगा, वो G1 फेज में, ठीक है, यहां से जो दो सेल बने हैं, यहां से जो दो सेल बने हैं वो वापस किसके अंदर एंटर कर लेंगे, G1 फेज में, और ये सेल साइकिल चलती रहेगी, ये इसी को सेल साइकिल बोलते हैं। ये सेल साइकिल क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन कभी कभी हर सेल का मन नहीं, हर सेल को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है, जैसे मैंने आपको स्टेबल सेल बताया था, तो स्टेबल सेल को क्या कंटिन्यू डिवीजन करना रहता है, नहीं, ठीक है, कोई भी सेल कंटिन्यू डिवीजन नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेल बना, ठीक है, यहां पे एक सेल बना और ये सेल बोल रहा है कि भाई मेरे को अब डिवीजन नहीं करना, ठीक है, अब मुझे डिवीजन नहीं करना, तो ये सेल चला जाता है एक दूसरे फेस में, जिसको हम लोग, देखो ये सेल अब इसको अगर डिवाइड नहीं करना तो ये पहले जाएगा G1 फेस में, और ये G1 फेस से किस में चला जाता है, G0 फेस में, ठीक है, G1 फेस से किस में चला जाता है, G0 फेस में। G0 फेस क्या है, इट इज अ रेस्टिंग फेस। ये कौन सा फेस है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इट इज अ रेस्टिंग फेस, मतलब यहां पे सेल जाके रेस्ट करता है, वो क्या करेगा, सेल साइकिल में वापस एंटर नहीं कर रहा। समझ रहे हो, मतलब बात समझ रहे हो, वो सेल साइकिल से एग्जिट कर रहा है। तो एग्जिट कर रहा है क्या, देख लो यहाँ पे सबसे पहले आया वो M फेस से किस में गया, G1 फेस में, और G1 फेस से अगर उसको डिवाइड नहीं होना है, अगर उसको डिवाइड नहीं होना है तो वो किस में चला जाएगा, G0 फेस में। अब कभी फ्यूचर में सेल को लगा कि यार मेरे सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मुझे वापस डिवीजन की जरूरत है, तो वो G0 फेस से वापस किस में घुस जाएगा, G1 फेस में, वापस अपनी सेल साइकिल को क्या कर लेगा, चालू कर लेगा, और वापस वो क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। समझ में आया G0 फेस क्या होता है, इट इज अ रेस्टिंग फेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि G0 फेस अगर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई एक सेल G0 फेस में जा रहा है तो क्या वो सेल साइकिल को एग्जिट कर रहा है या सेल साइकिल को सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। एग्जिट मतलब क्या, कि वो सेल साइकिल से बाहर हो गया, अब वापस सेल साइकिल में नहीं घुसेगा, या फिर वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर रहा है, मतलब थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो सेल साइकिल को छोड़ रहा है, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तब वो वापस आ जाएगा। तो वो क्या करता है, हमेशा याद रखना, ये सेल साइकिल को सस्पेंड कर रहा है, ठीक है, कभी भी सेल साइकिल को एग्जिट नहीं करता ये सेल, ठीक है, जो G0 फेस में जाता है ना, वो सेल कभी भी सेल साइकिल को एग्जिट नहीं करता, ठीक है। और जैसे जो परमानेंट सेल होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जैसे मसल सेल, न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो वो कभी भी डिवीजन नहीं करते, इसका मतलब वो हमेशा G0 फेस में ही रहते हैं। कौन कौन से, न्यूरॉन्स और मसल सेल, ठीक है, ये कभी भी डिवीजन नहीं करते, तो ये ऑलवेज कौन से फेस में रहते हैं, G0 फेस में ही रहते हैं। समझ में आया G0 फेस, ठीक है, समझ में आया, मजा आ गया पढ़ के। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज M फेस। M फेस को हम लोग और बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन किसके अंदर हो रहा है, M फेस के अंदर हो रहा है। अब M फेस दो प्रकार की है, ठीक है, ध्यान से सुनो, M फेस दो प्रकार की है, कौन कौन से टाइप से, याद देखो, M फेस दो प्रकार की है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर हम लोग ने तो ये नाम सुना है 10th स्टैंडर्ड में, हाँ 10th स्टैंडर्ड में आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया था, लेकिन आपको G1 फेस, S फेस और G2 फेस नहीं था, इसमें थोड़ा सा डीप में, ठीक है। तो दो फेस है, ठीक है, आपको काम आएगा, अगर आपको वो सारी चीजें याद है तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ये आपका सेल साइकिल, ठीक है।
तो एम फेज दो टाइप के हैं, ठीक है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। देख रहे हो, इसका नाम भी एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम भी एम से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको एम फेज बोल रहे हैं, ठीक है। एम फेज यानी जहां पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, और एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। तो आज हम लोग माइटोसिस मियोसिस को स्टार्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख के लेक्चर को खत्म करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से माइटोसिस को डीप में पढ़ेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें माइटोसिस की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर कितने सेल्स, कितने क्रोमोसोम्स है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स है? 46, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पता है ना। तो 23 पेयर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n। 2n मतलब क्या? पेयर्ड यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि मेरे पास 2n क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अगर ये 23 क्रोमोसोम आगे चल के डिवाइड होगा, ये एक सेल है जिसके पास क्या है? 2n क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम टोटल, और 23 पेयर्ड में, 23 पेयर्ड में, पेयर्ड समझते हो ना, पेयर में प्रेजेंट है। तो अगर इसका डिवीजन हो रहा है और यहां पे दो सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है? दो सेल्स बन रहे हैं, और इन सेल्स के पास भी, ठीक है, ये सेल्स भी क्या है? 2n और 2n है, मतलब 2n डिवाइड हुआ और आगे चल के भी कैसे सेल्स बने? 2n और 2ne सेल्स बने। मतलब यहां पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई रिडक्शन देखने मिला क्या? नहीं, क्रोमोसोम के नंबर जितने थे उतने ही रह गए। मतलब यहां पे अगर 23 पेयर थे तो यहां पे भी 23 पेयर, यहां पे भी 23 पेयर, 23 में पेयर मतलब क्या? 46। तो यहां पे 46 क्रोमोसोम, तो यहां पे भी कितने? यहां पे 46 और यहां पे भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। मतलब यहां पे कोई रिडक्शन देखने नहीं मिल रही है, मतलब यहां पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हो रहे। समझ में आ रहा हो? ऐसे डिवीजन को हम लोग कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज ना हो, ठीक है। इसीलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। थोड़ा ई अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। तो माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रहेंगे भैया। डिवीजन होने के बाद भी क्रोमोसोम के नंबर सेम, डिवीजन के पहले भी क्रोमोसोम के नंबर सेम। मतलब यहां पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो यहां पे भी 23 पेयर, यहां पे भी 23 पेयर। ये 2n है, डिप्लॉयड है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होगा ये भी क्या होगा? डिप्लॉयड। ये भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा? डिप्लॉयड, ठीक है। कौन कौन से सेल्स के अंदर हमें ये देखने मिलता है? तो हमें ये देखने मिलता है, याद, ध्यान से सुनो, ये आपको याद होना चाहिए। रेड कलर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। एक होता है स्टेम सेल्स के अंदर। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स जो हमारे रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स इतने कैपेबल है ना कि वो आपकी बॉडी के कोई भी टाइप के सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। इतने ताकतवर है कि वो आपके बॉडी के अंदर कोई भी सेल्स बना सकते हैं, मतलब डिवीजन करके, समझ रहे हो? तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं प्लूरीपोटेंट। ये वर्ड याद रखो, प्लूरीपोटेंट, ठीक है। प्लूरीपोटेंट मतलब क्या? प्लूरीपोटेंट एक शक्ति है, एक ताकत है, जो जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप बॉडी में कोई भी सेल्स फॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं एक स्टेम सेल हूं, तो मुझे आगे चल के लिवर के सेल बनाना है तो मैं लिवर के भी सेल बना सकता हूं, ठीक है। मुझे आगे चल के ब्रेन सेल बनाना है तो मैं ब्रेन सेल भी बना सकता हूं। मुझे आगे चल के मेरे स्किन के सेल्स बनाना है तो वही बना सकता हूं। मतलब हर एक सेल्स को बनाने की क्षमता है अगर मेरे में, ठीक है। तो मैं क्या हूं? स्टेम सेल हूं। और इस क्षमता को, इस ताकत को, ठीक है, मैं क्या कहता हूं? प्लूरीपोटेंट या फिर प्लूरीपोटेंसी। समझ में आई बात, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस, याद रखो, ठीक है। और कौन से सेल के अंदर माइटोसिस होता है? और आपके सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को सोमैटिक सेल बोलते हैं, सिर्फ जर्म सेल को छोड़ के। जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो गैमेट बनाते हैं, ठीक है। गैमेट बनाने वाले आप लोग देखा होगा ना, जब आपने 10th में पढ़ा होगा, तो मेल्स के गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म। फीमेल्स के गैमेट क्या होते हैं? ओवम, एग, ठीक है, जिसे एग बोलते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं जो गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम लोग जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। जर्म मतलब कीड़े कीटाणु नहीं, जर्म मतलब क्या? जो गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले। तो उनको छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स है, ठीक है, स्टेम सेल्स, जो जितने भी सेल्स है वो क्या है? सोमैटिक सेल, ठीक है। और सोमैटिक सेल के अंदर और किसके अंदर? स्टेम सेल्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस होती है, ठीक है। समझ गया? माइटोसिस एकदम इजी है, ठीक है। आ जाओ मियोसिस पढ़ते हैं, आ जाओ मियोसिस को समझ लेते हैं। मियोसिस के अंदर
ठीक अपोजिट हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा था, माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम के नंबर है वो चेंज नहीं हो रहे थे, मतलब जितने क्रोमोसोम के नंबर पहले थे उतने ही क्रोमोसोम के नंबर बाद में भी है। लेकिन मियोसिस का फंडा ऐसा नहीं है। मियोसिस में क्या होगा, अगर 2n क्रोमोसोम है, 2n मतलब क्या, डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो वो आगे जब डिवाइड होगा ना तो वो क्या फॉर्म कर देगा, n और n, मतलब ये 2n क्रोमोसोम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक n और एक n। समझ में आ रही है? इसे हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो ये भी हैप्लॉइड हो गया, ये भी हैप्लॉइड हो गया, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम थे तो इसके पास 23 और इसके पास 23। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, कम होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। समझा? इसको रिडक्शनल कह रहे थे। माइटोसिस को क्या कह रहे थे हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब वहां पे क्रोमोसोम के नंबर इक्वल थे, वहां पे चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। और कितने रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ, आधे कम हो जा रहे हैं, मतलब आधा इसके पास आधा इसके पास। ठीक है, ऐसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस, और इसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। किसके अंदर होता है रिडक्शनल डिवीजन, सिर्फ एक सेल के अंदर होता है आपके बॉडी में, दैट इज जर्म सेल। ठीक है, कौन से सेल से, जर्म सेल, मतलब जो आगे चल के गैमेट बनाएंगे। ठीक है, उनके अंदर ही क्या होगा, माइटोसिस, मियोसिस होगा। ठीक है, तो समझ गया माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। एग्जाम में इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन आता है। ठीक है, अगर आपके बुक में दिया होगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो आप ये सारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे जरूर से बताने कि सर आपने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो, और हमारी जेआर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है उसके ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।